जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। आइए शुरुआत करते हैं अगला सेशन जीव विज्ञान के साथ। दोस्तों, हमने इससे पहले 3 क्लासें और अपलोड की है आपके इसी टारगेट विद एमपी पुलिस चैनल पर, और उन 3 कक्षाओं के अंतर्गत मैंने ये बताने की कोशिश की है दोस्तों कि हमने शुरुआत की थी जीव विज्ञान के परिचय से। उसके बाद हमने कोशिका का भाग पढ़े थे और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है या पिछले साल में कहीं न कहीं जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो ये सेशन है हमारा, इस सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट्स, और जो आपके पिछले परीक्षाओं में जो गत वर्ष की जैसे कि जेल डिपार्टमेंट की हो गई, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी एंड एनडीएस, सीडीएस वगैरह के जो पिछले क्वेश्चन है उनकी चर्चा आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर फैक्ट के ऊपर आएंगे। तो एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक 3 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे बड़ा भाग किसे कहा जाता था? वो कहते हैं हम केंद्रक को। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि बात करें कि कोशिका का सबसे छोटा भाग या सबसे छोटा कण कौन सा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्वेश्चन आया था एनडीए के एग्जाम में, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया है, एक कोशिका बनाई है। इस कोशिका के अंदर ये जो है हमारा केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए और ये आरएनए होता है, और इसी डीएनए के ऊपर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जो है जो जीन लगे होते हैं। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जो जीन होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। और हमने बताया था कि भाई जो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, उसी प्रकार से आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और मैंने बताया था कि भाई जहाँ पर भी आपको ये राइबोज टर्म देखने को मिले वहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर प्रोटीन की चर्चा हो रही है, यहाँ पर प्रोटीन की बात हो रही है। इसी के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो ये बाहर इस प्रकार से इस कोशिका के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम कोशिका के सबसे छोटे कण होते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई कोशिका का सबसे छोटा कण कौन सा है, या कोशिका का सबसे छोटा पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका का सबसे छोटे कण जो है वो राइबोसोम के होते हैं। कोशिका के सबसे छोटे कण, आज इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, ये है राइबोसोम। साइंस में आप एक चीज़ नोटिस करना दोस्तों कि लगभग जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब ज़्यादा भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो वो बनते हैं खोजकर्ता से कि भाई राइबोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की। तो इस प्रकार के या फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं, और आपने पिछले एग्जामों की यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये आइडिया इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पुराने पेपर एनालिसिस किए हैं। आप करिएगा, आपको भी हो जाएगा, और आप नहीं भी करो तो मैं आपको इन सेशनों के माध्यम से बता दूंगा। राइबोसोम की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो जो राइबोसोम है इसके खोजकर्ता, राइबोसोम की जो खोज है वो पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम की खोज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की। राइबोसोम का जो कार्य है वो, राइबोस का मतलब क्या है? तो राइबोस का मतलब है प्रोटीन। तो राइबोसोम की जब हम बात करते हैं यहाँ पर भी हमें राइबोस शब्द दिख रहा है, तो इस राइबोस से हम क्या समझेंगे
तो इस राइबोस से हम ये समझेंगे कि यहाँ पर भी प्रोटीन की बात चल रही है। तो राइबोसोम का कार्य ही यही है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना जो राइबोसोम है इस प्रकार से हमारे इस अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। और राइबोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण करना। मेनली जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। और ये राइबोसोम कौन से होते हैं, एक होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के, और एक होते हैं 80S प्रकार के, 80S प्रकार के। जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये मेनली जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जीवाणुओं में। और जो 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं सजीवों में, या हम बोल सकते हैं कि ये पाए जाते हैं पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, जंतुओं में और सभी प्रकार के जीवों में। अब क्वेश्चन आया था जेईई के एग्जाम में कि मनुष्यों में, हम मनुष्यों में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, 80 प्रकार के। और यदि क्वेश्चन आया कि जीवाणुओं में या फिर बैक्टीरिया में, या फिर बैक्टीरिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम के संदर्भ में इतनी चर्चा बहुत है, यही से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं इस जो कोशिका है, यहाँ पर एक संरचना इस प्रकार की पाई जाती है जिसको हम गाल्जिकाई या गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसको हम गाल्जिकाई या गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसको हम गाल्जिकाई या गाल्जी बॉडी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी ये है कि गाल्जिकाई या गाल्जी बॉडी क्या होती है। गाल्जी बॉडी जो है ये यहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। और ये जो गाल्जी बॉडी है, ये क्या कार्य करती है, तो प्रोटीन को पैकिंग करने का कार्य करती है। प्रोटीन को पैकिंग करने का कार्य करती है। इसीलिए गाल्जी बॉडी को पैकिंग करने का कार्य करती है। इसीलिए जो गाल्जी बॉडी होती है इसको हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस नाम बड़ा है लेकिन इसमें जो मात्रा है वो छोटी है। जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गाल्जी बॉडी को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती है और उन्हें जेल में संग्रहण करती है, एक जगह इकट्ठा करती है, उसी प्रकार से मतलब यातायात का या इनका आम जन का रास्ता साफ करने का कार्य करती है। उसी प्रकार से जो है गाल्जी बॉडी कोशिका के अंदर राइबोसोम के कणों को या फिर प्रोटीन के कणों को इकट्ठा करके पैकिंग करने का कार्य करती है। इसलिए गाल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और क्वेश्चन आ जाए भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो जो हमने लिखा था ना राइबोसोम, इसी को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि भाई जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लाइसोसोम।
ये इस प्रकार से कुछ संरचना लाइसोसोम की होती है गोलाकार, और इसके अंदर जो है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये संरचना है लाइसोसोम की, और इसके अंदर ये जो है ये पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपने पढ़ा होगा कि भाई लाइसोसोम को आत्महत्या की या आत्मघाती थैली कहा जाता है, लेकिन क्यों? ये पढ़ा आपने, सबने पढ़ा है, लेकिन क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है, जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं इनका पीएच मान होता है 4.5 से 5 के बीच में। इनका जो पीएच मान कितना होता है 4.5 से 5 के बीच में। और जो एक इसका बता देता हूँ मैं, लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का पीएच मान, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का पीएच मान 4.5 से 5 के बीच होता है। साढ़े 4 से 5 के बीच में होता है। तो हम ये समझिए कि सर 4.5 से 5 के बीच में यदि इनका पीएच मान है तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, और एक होता है उदासीन। ये हम आगे पढ़ेंगे और आपने शोभम सर ने पढ़ाया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ कि भाई जो हमारी पीएच स्केल होती है उस पर 0 से लेके 14 तक अंक का मापन किया जाता है। और जो मध्य में होता है, जो यहाँ पर जैसे कि 7 होते हैं, इसको हम उदासीन कहते हैं। और 7 से यदि पॉजिटिव वैल्यू आई, 7 से यदि पॉजिटिव वैल्यू आई 8, 9, 10 इस प्रकार से यदि वैल्यू आती है तो इसको हम बोलते हैं क्षार या इसको हम बोलते हैं बेस। लेकिन जब 7 से कम वैल्यू आती है, 1 से लेके 6 तक या 7 तक, तो इसको हम बोलते हैं अम्ल। इधर की जो वैल्यू आती है इसको हम अम्ल बोलते हैं। और जो यहाँ पर जिसका मान होता है 1, 2, 1.5 या 2.5 तो वो उतने ही प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन जिनका मान 14 या इसके निकटतम होता है वो उतने प्रबल क्षार होते हैं। मतलब उदासीन के पास यदि क्षार होगा तो वह दुर्बल क्षार होगा, और उदासीन के पास यदि कोई अम्ल होगा तो वह दुर्बल अम्ल होगा। चलिए इधर बात करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का पीएच मान कितना होता है? जो 4.5 से 5 के बीच होता है। और इनकी प्रवृत्ति कौन सी होगी? तभी तो पढ़ा हमने कि सर इनकी प्रवृत्ति जो है वह अम्लीय होगी। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई ये लाइसोसोम मेनली हमारे बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है कि जब भी हम कोई टॉक्सिक एलिमेंट खा जाते हैं या फिर ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं तो ये एंजाइम उस आने वाले बाहरी संक्रमण के ऊपर हावी हो जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी इन द केस ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में जो पीएच मान है या फिर जितने भयानक हमारे बॉडी के अंतर्गत जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो लाइसोसोम है, उससे भी अधिक शक्तिशाली पावरफुल संक्रमण जब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये लाइसोसोम के अंदर से निकलने लगते हैं। इस जो ये लेयर दिख रही है ना, यहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई जो बाहरी संक्रमण ज़्यादा बड़ा होगा या ज़्यादा भयावह होगा तो ये इनके ऊपर एक साथ अटैक कर देंगे। लेकिन वो उनको तो मार नहीं सकते, मतलब ज़्यादा भयावह है तो कैसे मारेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये हमारे इस कोशिका के अंदर घुलनशील हो जाते हैं और इनका पीएच मान कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपनी इस कोशिका को ही नहीं पहचानते हैं और इसके अंदर कोशिका के बहुत ही उपयोगी अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जीन, गाल्गी बॉडी या राइबोसोम या इस प्रकार के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कोशिका के फीचर्स होते हैं उनको खा जाते हैं। इसलिए जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की या आत्मघाती, कोशिका की आत्मघाती थैली
कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने पढ़ा है यह आपको समझ में आया होगा। तो आइए इस कोशिका के अंदर, जैसे ये पाए जाते हैं पादप कोशिका के अंदर, लेकिन ये तो कोशिका के अंदर ही, एक कोशिका के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है या एक और संरचना इस प्रकार से पाई जाती है जिसको हम लवक या प्लास्टिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो लवक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एक के बाद एक बैक टू बैक चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से, और इनके ऊपर आप वर्क भी कर रहे होंगे, कार्य भी कर रहे होंगे। आपको ऐसा लगता हो कि दोस्तों कि मैं इसीलिए जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की या आत्मघाती थैली कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अब लवक की। तो ये इस प्रकार से कुछ संरचना पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार की कुछ संरचना ओनली ऑन प्लांट सेल, केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो इस लवक से भी हमारे क्वेश्चन बहुत सारी बार बन जाते हैं और बने हुए भी हैं, इसलिए इसे भी पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं भाई साहब क्या फीचर्स हैं इस लवक के और क्या चाहते हैं ये लवक हमसे। आप क्या चाहते हो मेरे से दोस्तों? आप चाहना चाहो, मैं आपसे बहुत कुछ चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके इस लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और इसी मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए फिर इससे भी बेहतरीन वीडियो जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से संबंधित होगा वो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लवक की तरफ। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई लवक जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है या नन ऑफ दिस? तो क्या होगा आपका आंसर? कमेंट में बताइए मुझे। खैर आप तो बता ही दोगे, मैं बताता हूँ आपको कि जो लवक है वो मैंने अभी बताया कि भाई जो लवक होंगे ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं के अंदर लवक पाए जाते हैं। लवक के खोजकर्ता हेक्कल नामक वैज्ञानिक है। लवक की जो खोज हेक्कल नामक वैज्ञानिक की थी। और लवक अब ये पाए जाते हैं किसमें? पादप कोशिकाओं में। तो कार्य भी इनके ऊपर करेंगे तो सर पादप कोशिकाओं के ऊपर करेंगे। अब जो लवक होते हैं ये पेड़ पौधे जो होते हैं, लवक जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें रंग या कलर प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो लवक होते हैं ये पेड़ पौधों को रंग या कलर प्रदान करने का कार्य करते हैं। और जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। और इनका फर्स्ट नाम है क्लोरोप्लास्ट। दूसरे प्रकार के जो लवक है इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। और जो थर्ड नंबर के और आखिरी जो लवक है वो है क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब होता है हरित लवक। जो मैंने लिखा है क्लोरो, इस क्लोरो का मतलब होता है हरित और प्लास्ट का मतलब होता है लवक। और इस लवक को हम प्लास्टिक तो बोलते हैं। भाई यहाँ पर मैंने लिखा ल्यूको, इसका मतलब होता है श्वेत। और प्लास्टिक का मतलब क्या? लवक या श्वेत। वर्णक बात एक ही है, वर्णक बोलो लवक बोलो बात एक ही है। और लास्ट है क्रोमोप्लास्ट, इसका मतलब होता है पर्ण रहित। इसका क्या मतलब होता है? पर्ण रहित। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपने देखा होगा भाई क्लोरोप्लास्ट या पर्ण हरित लवक लिखा मतलब क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जहाँ पर भी हरे रंग की बात होगी तो उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है या फिर उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए उसको जो क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत। तो जिस पेड़ पौधे में जो सफेद कलर का जो भाग होता है वो ल्यूकोप्लास्ट वर्ण के कारण पाया जाता है। और पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के इन
हरे रंग और श्वेत रंग के अलावा अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं, उन्हीं के कारण उनमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में रंग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सूर्यमुखी के जो फूल हो तो उसका रंग पीला होता है। तो क्यों होता है? तो उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल नामक वर्णक के कारण सूर्यमुखी के फूल का रंग पीला होता है। सूर्यमुखी के फूल का रंग पीला होता है। एक आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। एक आता है केरोटिन नामक वर्णक। एक होता है केरोटिन नामक वर्णक। केरोटिन नामक वर्णक के कारण गाजर के अंदर थोड़ा सा येलो येलो भाग होता है। तो केरोटिन नामक वर्णक के कारण गाजर का हल्का पीला रंग होना। कौन सा? हल्का पीला रंग होना। इस प्रकार से बहुत सारे इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए जो है इनका रंग डिफरेंट टाइप का होता है। अगर सोचो मनुष्यों में भी अगर इस प्रकार के लोग पाए जाते तो क्या होता भाई मेरे? एक व्यक्ति सफ़ेद हो जाता, तो एक व्यक्ति काला हो जाता, एक किसी पीले कलर का हो जाता, तो एक फिर ब्लू कलर का हो जाता। इसलिए मनुष्यों में या जीवों में या जंतु कोशिकाओं में लवक जो है अलग अलग प्रकार के नहीं पाए जाते या फिर लवक अनुपस्थित होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि भाई जो गिरगिट में रंग बदलने की प्रवृत्ति होती है वो कैसे कर लेता है आसानी से, तो वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो मनुष्य में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो देख लो ध्यान से, और क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारी बार कि जो मनुष्य होते हैं उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मिलेनिन। तो मिलेनिन नामक वर्णक की अधिकता से व्यक्ति काला होता है। अगर अधिकता हुई तो व्यक्ति क्या होगा? अधिक काला होगा। और यदि मिलेनिन की कमी हुई, तो हम बात कर रहे थे कि भाई यदि मनुष्यों में भी लवक उपस्थित होते तो क्या होता है? तो होता है क्या? वही जो आप सोच रहे हो दोस्तों, क्या होता है कि भाई एक काला हो जाता, एक नीला हो जाता, एक पीला हो जाता। इसलिए जो जीवों में जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो गिरगिट होता है उनमें रंग बदलने की प्रवृत्ति होती है। और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बताया मैंने आपको, आप भूल जाते हो यार। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये देखते हैं हम कि जो मनुष्यों में मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है तो उसकी कमी से क्या होगा? तो व्यक्ति गोरा होगा। और मिलेनिन की यदि अधिकता हुई तो व्यक्ति काला होगा। जो मिलेनिन नामक वर्णक मनुष्यों में पाया जाता है मिलेनिन। दोस्तों आज के दिन मेरी तबियत फीवर हो रहा है, मतलब ऐसा हो तो नहीं रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो इस कारण से क्या है, हो सकता है ज़्यादा थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ गतिज ऊर्जा को बराबर 100% रखने की, क्योंकि मुझे आपका साथ मिला हुआ है दोस्तों। और मेरा जो एक ही बॉडी नहीं है, आपका जितना भी सामूहिक हमारे एमपी पुलिस परिवार की जो बॉडी है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिलेनियम की यदि अधिकता हुई, मिलेनियम की यदि अधिकता हुई तो व्यक्ति अधिक काला होगा। और मिलेनियम की यदि कमी हुई तो व्यक्ति गोरा होगा। और ये जो मिलेनियम है वह सूर्य प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है। सूर्य प्रकाश में सर्वाधिक सक्रिय होता है, सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो आपने देखा भी होगा कि भाई जैसे कि हम कहीं जाते हैं या ऐसे कहीं बाहर घूमने जाते हैं और जैसे गर्मी लगती है तो हमारी स्किन जो है थोड़ी ब्लैक ब्लैक से हो जाती है। और यदि हम अधिकांश टाइम यदि किसी छाँव में या फिर ऐसे मकान में या फिर एसी वाले रूम में रहते हैं तो हम क्या थोड़े गोरे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बाकी की सारी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं छोड़ के मुझे मत जाइए। जी हाँ, परदेसी ही समझ लीजिए। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने भी ये पूरा वीडियो देखा है अपने कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या आपको कमजोरी लगी। क्योंकि आप जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पॉइंट वीक है। और आज